नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने शुरू की है, उसका जो सेट नंबर 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो प्रैक्टिस सेट आपके हैं एसएससी, एमटीएस की जो परीक्षा होने वाली उसके लिए और सीएचएसएल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेली बेसिस पर आपको इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसका जवाब देना है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश जो दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं धर्म चक्र। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म चक्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं और उन घटनाओं के लिए कौन कौन से प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में लगातार बनते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पे मेंशन की गई हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह है उसका हम इस्तेमाल करते हैं कमल का। तो आप इसे याद रखिए, कमल का जो इस्तेमाल है महात्मा बुद्ध के जन्म के लिए किया जाता है। वहीं जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनके गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। और गृह त्याग के लिए घोड़ा का जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रयोग में लाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति जब इन्होंने की थी तो इनके ज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा प्रथम उपदेश जो इन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तथा इस प्रथम उपदेश के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो धर्म चक्र का प्रयोग हम कहते हैं, जिसको हम पहिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और महापरिनिर्वाण के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप का हम प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह हैं और जो इंपॉर्टेंट घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन में घटित हुई थी उनसे रिलेटेड है। इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, आपको बताना है। 10वें या आखिरी सिख गुरु के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन थे। तो 10वें सिख गुरु कौन थे, तो आप याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख गुरु थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो जन्म था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो पटना में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। तथा सिखों के लिए जो 5 ककार जो अनिवार्य कर दिए गए थे, सिखों के लिए जो 5 ककार थे जो अनिवार्य कर दिए गए थे, ये इन्हीं के द्वारा अनिवार्य किए गए थे। तो ये 5 ककार कौन कौन से थे, तो आप याद रखिएगा, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। केस हो गया, केस हो गया, कंघा हो गया, केस हो गया, कंघा हो गया, इसके बाद कृपाण हो गया, कृपाण हो गया, कृपाण के बाद आपका कच्छा हो गया, कृपाण के बाद आपका कच्छा हो गया, कच्छा के बाद आपका क्या हो गया, कड़ा हो गया। तो ये 5 ककार कहे जाते हैं और ये सिखों के लिए जो है अनिवार्य कर दिए गए थे। किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही करी गई थी। तो ये सिख गुरु 10वें थे, गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती थी मैंने आपको बता दी है, इनको आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला विदेशी यात्री वेन सॉन्ग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था। आपको बताना है कि जो वेन सॉन्ग था यह किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि जो ह्वेनसांग था यह किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा ह्वेनसांग, जिसको हम यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया हुआ था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तथा ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो सी यू की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो सी यू की ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, तो ह्वेनसांग के द्वारा। और यह चीन का बौद्ध यात्री था, यह एक चीनी बौद्ध यात्री था ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तथा हर्षवर्धन के 3 इंपॉर्टेंट नाटक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हर्षवर्धन जो था एक महान लेखक भी था, इसके 3 नाटक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है नागनंद हो जाएगा, पहला हो गया आपका नागनंद हो गया। नागनंद के बाद आपका प्रियदर्शिका, नागनंद के बाद आपका प्रियदर्शिका हो गई, प्रियदर्शिका के बाद आपकी क्या हो गई, रत्नावली। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नाटक हैं जिनके रचनाकार कौन है, तो हर्षवर्धन है। इनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये नाटक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नागनंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, और एक का क्या हो गया आपका, एक रत्नावली। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 80 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो मानक समय मेरिडियन है वह कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए वाला, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर। आप याद देखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर को हम भारत का मानक समय मेरिडियन कहते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो रेखा है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा यह जो रेखा है, यह जो मानक समय मेरिडियन है, यह किन के राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में तो 5 राज्य हैं जहां से ये रेखा गुजरती है, तो आप याद रखिएगा ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक आपकी कौन सी है, मौका, MOUCA। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं। एम से आपका क्या हो जाएगा, एम से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओ से आपका उड़ीसा हो जाएगा, यू से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी से आपका क्या हो जाएगा, तो सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और आपका ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन 5 राज्यों से होकर यह जो मानक समय रेखा है भारत की, यह गुजरती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा भारत का जो मानक समय है यह ग्रीनविच से कितना आगे है, तो GMT से। आप याद है ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो भारत की जो मानक समय रेखा है यह GMT से कितना आगे है, तो यह GMT से जो है 5.5 घंटे आगे है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का जो पूर्वी बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कीबीथू कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो कीबीथू है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा कीबीथू। तथा यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं गुहार मोती भारत का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु है, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। और इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि आपको जम्मू और कश्मीर में मिलेगा। इसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में मिलेगा। तो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंडिया के जो अंतिम बिंदु हैं, इनको मैंने आपको बता दिया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त हम कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है यह किसके द्वारा की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाक से इसका आंसर दीजिए आप, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति है की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 324। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा संविधान के किस पार्ट में, किस भाग में आपका निर्वाचन आयोग मिलेगा, तो भाग 15, हमारे संविधान का जो भाग 15 है इसी के अंतर्गत आपको निर्वाचन आयोग मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, इसमें से आपको यूरोपीय देश की पहचान करने की, इसमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो नीचे के आपके तीनों आप याद रखिएगा, सूडान हो गया, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, और इसके बाद घाना हो गया, आपके अफ्रीका के देश हैं। बाकी ऊपर वाला जो एक देश आपको मिलेगा यह यूरोप का देश है, यानी कि बुल्गारिया जो है आपका यूरोप का देश है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। बुल्गारिया जो है यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन चारों देशों के बारे में लिखा गया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, मुद्रा लेव है। घाना की राजधानी अकारा है और घानियन सेडी इसकी मुद्रा है। डीआरसी की राजधानी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी आपकी किंशासा है, और सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह कहां से प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह प्रारंभ किया गया था अगस्त क्रांति मैदान से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस अगस्त क्रांति मैदान को हम ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। इसको हम ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पे मिलेगा ग्वालियर टैंक, तो यह आपको मिलेगा बम्बई में। यह एक मैदान है, तो इसको आप ग्वालियर टैंक मैदान भी कह सकते हैं, या इसको आप अगस्त क्रांति मैदान भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन, दोनों आपको याद रखना है। आपसे कोई एक पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है, टेलीफोन लाइन जो होती है उसमें बहने वाली धारा कौन सी होती है। तो आप याद रखिएगा, टेलीफोन लाइन में आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में आपकी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना थी यह कब से शुरू की गई थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप। तो भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना थी यह किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी, तो आप याद रखिएगा 1881। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1881 से रिपन के कार्यकाल में, इस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन, तो इसी के कार्यकाल में, इसी के समय में जो है भारत में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं देश में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हमारे देश में जो प्रथम जनगणना थी यह हुई थी 1872 ईस्वी में। किसके समय काल में, तो उस समय वायसराय कौन था, तो मेयो था। उस समय लॉर्ड मेयो जो था वह वायसराय हुआ करता था, और इसी मेयो के कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी हमारे देश में। और प्रथम नियमित अगर जनगणना आपसे पूछ ले नियमित रूप से, तो यह स्टार्ट हुई थी 1881 से रिपन के कार्यकाल में। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई को किस नाम से हम जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेबर। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है उसको हम वेबर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, यानी कि किस
देश का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पे गलत दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए कि इसमें से किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पे गलत दिया गया है, गलत ढंग से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल आपका बुजकाशी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है यह होता है क्रिकेट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्रिकेट नहीं होता, यहाँ पे कबड्डी होना चाहिए था राइट आंसर आपका। तो ऑप्शन डी वाला जो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी वाला आपका सुमेलित नहीं था। क्रिकेट की जगह कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वहीं भूटान का तीरंदाजी हो जाएगा। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का वॉलीबॉल जो है राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे गलत दिया गया था। अब बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा करी गई थी? सापेक्षता के सिद्धांत की जो खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है सापेक्षता के सिद्धांत की जो खोज है वह करी गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 सितंबर के दिन आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके बारे में याद रखिएगा। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। बाकी के जो अन्य 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 25 दिसंबर, 21 अप्रैल और 30 जनवरी, इन दिवसों को भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन तीनों के बारे में बताना है कि इन डेट को कौन सा इम्पोर्टेंट दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन तीनों डेट पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको हम ब्लू माउंटेन यानी कि ब्लू पर्वत के नाम से जानते हैं? तो ब्लू माउंटेन के नाम से हम किसको जानते हैं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां, इनको हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों को, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से गूगल का सीईओ कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है? तो गूगल का सीईओ वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गूगल का वर्तमान में सीईओ आपको मिलेंगे सुंदर पिचाई, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुंदर पिचाई हैं ये वर्तमान में क्या है? तो ये वर्तमान में जो है गूगल के सीईओ हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जिम्बाब्वे की राजधानी आपसे पूछी जा रही है कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरारे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। वहीं इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद हो जाएगी। और काबुल किसकी राजधानी? तो काबुल जो आपकी है यह अफगानिस्तान की राजधानी है। और यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपकी हो जाएगी अबू धाबी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूटान की मुद्रा यहाँ पे पूछी जा रही है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी और मुद्रा आपकी नगुल्ट्रम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्न में से किस शहर को हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी शहर जो है इसमें से हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं और इन वित्तीय संस्थाओं के स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, किसका स्थापना वर्ष यहाँ पे सही दिया गया है। इसकी आपको फटाक से पहचान करनी है और जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आवास बैंक,
राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब करी गई थी? तो यहाँ पे दिया गया 1988 में, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका सुमेलित है। 9 जुलाई 1988 को जो है राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना करी गई थी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। एक्जिम बैंक यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब करी गई थी? 1972 में, जो कि गलत दिया गया। 1972 नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था 1982 में जो है एक्जिम बैंक की स्थापना करी गई थी। इसके बाद LIC की स्थापना कब करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, LIC की स्थापना जो है 1956 में करी गई थी। तो यहाँ पे भी गलत दिया गया, LIC भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया। LIC की स्थापना जो है 1956 में करी गई थी। इसके बाद आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यहाँ पे 1955 दिया गया, जो कि गलत है। 1955 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1975 में जो है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई थी। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों आपके गलत दिए गए थे, बाकी ऑप्शन ए वाला ही आपका सिर्फ सही था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ये वर्तमान में एकदम लेटेस्ट के हमारे 50वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका नाम है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, 49वीं समानांतर रेखा आपको मिलेगी अमेरिका और कनाडा के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमेरिका और कनाडा के मध्य आपको मिलेगी 49वीं समानांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, PC महालनोबिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, PC महालनोबिस के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईने अकबरी किसने लिखा है? यानी कि आईने अकबरी के लेखक, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी को लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है आपका टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, प्राकृतिक स्रोत और उनमें कौन कौन सा एसिड, कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे सिरका में आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, इमली और अंगूर में आपका टाटरिक अम्ल हो जाएगा, प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक हो जाएगा, दही में लैक्टिक हो जाएगा, चींटी और बिच्छू के डंक में आपका मेथेनॉइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा मांसपेशियों में थकान का जब हमको अनुभव होता है तो इसका कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड के संचय हो जाने के कारण ही हमारे मांसपेशियों में हमको थकान का अनुभव होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कल के प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।